नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले बात सीएम योगी की। उन्होंने आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के लिए प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सपा अभी से हार का बहाना ढूंढ रही, डबल इंजन की सरकार डबल काम कर रही है। अपराधी आज भीगी बिल्ली बन चुके हैं और इस देश में भ्रष्टाचारियों की जगह जेल है। बड़ी बात है मुख्यमंत्री की आपकी स्क्रीन पर। गन्ना भुगतान को लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया, चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया? आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा और मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब उपचार के लिए किसी को लखनऊ और दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज यहां पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहां के युवाओं को यहीं पर पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य की विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में ही लखीमपुर जनपद वासियों को प्राप्त होगी। आपका असली हितैषी कौन है? भाइयों बहनों, इसकी कसौटी तो आप तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य दल भी गायब थे। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगा हुआ था। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के नोएडा दौरे पर है। इस दौरान सीएम ग्रेटर नोएडा में अटकी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और जनता को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। सीएम योगी 17 साल से अटकी पड़ी गंगा जल परियोजना डेटा सेंटर की शुरुआत करेंगे। आज ग्रेटर नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री। डेटा सेंटर का पहला टावर जुलाई 2022 में शुरू करने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देरी हो गई। अब पहला टावर बनकर तैयार है और उसी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। कुल 6 टावर यहां पर बनेंगे और इसमें देश के 60% लोगों के सोशल डेटा सुरक्षित रखे जाएंगे। तमाम सोशल मीडिया साइट्स के डेटा यहां पर सुरक्षित रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डेटना 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वो जनता को इस दौरे के दौरान बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे बड़ी एक सौगात जो देंगे, 2006 से गंगाजल परियोजना जो अटकी हुई थी, आज उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि तकरीबन 17 साल से ये परियोजना जो थी अटकी हुई थी। तत्कालीन जो सीओ थे नरेंद्र भूषण, उनकी कड़ी मेहनत के बाद जितनी भी जो समस्याएं थी उनको हल कर सबको सुलझा दिया गया था और उसके बाद जो गंगाजल परियोजना आज यहाँ तक पहुँची है कि उसका जो है आज जो मुख्यमंत्री हैं उसका शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर वो पंडाल लगाया गया है, इसी पंडाल से जनता को जो है संबोधित किया जाएगा। यहाँ पर चेयर करीबन 5000 बताई जा रही है, लगाई गई है और यहाँ से जो है जनता बैठकर मुख्यमंत्री जी को
सुनेंगे। और पीछे जो है स्टेज, भव्य स्टेज बनाया गया है और इस स्टेज से ही जो है मुख्यमंत्री अपना संबोधन करेंगे। बता दें कि जिस तरह से कई ऐसी परियोजना हैं जिनका वो आज शुभारंभ भी करेंगे और शिलान्यास करने वाले हैं। पटना से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। और सरदार पटेल की जयंती पर सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद उन्होंने हाथों में ट्रॉफी उठाई और फिर दिव्यांगों के साथ क्रिकेट भी खेली। सीएम योगी ने इकोना स्टेडियम में दिव्यांगजनों की 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और फिर क्रिकेट खेला। देखिए आप तस्वीरें, दिव्यांगों के साथ क्रिकेट खेलते मुख्यमंत्री की तस्वीरें। ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता और उसमें दिव्यांगों के साथ उनकी क्रिकेट की तस्वीरें। और अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में सीएम योगी के हाथों में ट्रॉफी है, जबकि दूसरी में सीएम के क्रिकेट खेलने की तस्वीरें हैं। सीएम योगी लखनऊ के इकोना स्टेडियम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने दिव्यांगों के 2020 मैच का उद्घाटन किया था। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री की एक तस्वीर में उनके हाथ में ट्रॉफी, दूसरे में वो क्रिकेट खेलते बहुत साफ देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का उन्होंने सवाल उठाया है। मायावती ने इसे सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना बताया और पूछा कि क्या लड़की हूं, लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है। मायावती ने 2 ट्वीट किए और राजस्थान की सरकार पर जोरदार हमला बोला और कार्रवाई के साथ साथ माफी मांगने को कहा। ट्वीट में जो कुछ उन्होंने लिखा बताते हैं आपको। राजस्थान की पंचायतों में लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर कर्ज अदायगी संबंधी खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये अति दुखद घटना। क्या लड़कियां लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विभिन्न आयोगों द्वारा इस घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित, किंतु ये इसका समुचित हल नहीं, बल्कि वहां की कांग्रेसी सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस घटना पर महिला समाज और राज्य की जनता से फौरन माफी मांगनी चाहिए। और यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड पादरी को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कई दिनों पहले चर्च के अंदर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मास्टरमाइंड सहित 55 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 4 आधार कार्ड भी बरामद किए। अब आपको उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। इसमें धर्मांतरण की पहली तस्वीर फतेहपुर की है। वहां पर धर्मांतरण के मास्टरमाइंड पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर मेरठ की है। वहां धर्म परिवर्तन करवाने के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मदद के बदले इन लोगों ने धर्म परिवर्तन की साजिश रची और लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। जबकि तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर भी धर्मांतरण का मामला सामने आया था। तो धर्मांतरण की ये 3 तस्वीरें फतेहपुर, मेरठ और फिरोजाबाद की। जो तथ्य हैं इससे जुड़े हुए वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। कैसे दबाव बनाया जा रहा था, कैसे फंडिंग की गई। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। चंदौली के चकिया में आज बड़ा हादसा हो गया। सरैया गांव में कर्मनाशा नहर पर बनी पुरानी पुलिया एकाएक भरभरा कर ढह गई और इसके बाद कुछ लोग नहर में गिर गए। जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। इसके बाद अफरा तफरी फैल गई। तस्वीरें देखिए आप। नहर की पुलिया टूटने से कई लोग नहर में गिरे। छठ के कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। नहर की पुलिया टूटी और कई लोग गिरे नहर में। हमारे संवाददाता शशांक फोन लाइन पर हैं। शशांक, इस दुर्घटना के बारे में और विस्तार से बताएं।
जी राजेंद्र जी, आपको बता दें छठ का महापर्व था, चंदौली में छठ की धूम थी। चकिया के ये तरैया गांव में करमनासा नहर है, उस पे ये पुलिया बना हुआ था, बहुत पुराना पुलिया था। इस पे सुबह का जितने महिलाएं आती हैं, उनके परिजन भी साथ होते हैं, इष्ट मित्र भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। पुलिस ने इसका ध्यान नहीं रखा कि ये पुलिया कमजोर है, इस पे कोई ना बैठे। घटना होने के बाद पुलिस ध्यान देती है। ये तो छठ माता का कृपा था कि कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। लिहाजा जो है पुलिया एकाएक टूटा है और लोग नहर में गिर जाते हैं। नहर में पानी कम था, इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई चंदौली। जी कितने लोग वहां पर नहर में गिरे और क्या बाद में प्रशासन के कोई अधिकारी पहुंचे, उनसे आपकी बात हुई और आपने जानने की कोशिश की कि ये ऐसा क्यों था? जी, लगभग 1 दर्जन लोग नहर में गिर गए। बहुत ज्यादा लोग बैठे थे, क्योंकि भीड़ छठ पूजा में ज्यादा होती है। सुबह का अर्घ देने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। उजाला हो चुका था, सूर्यदेव प्रकट हो चुके थे। एडिशनल एसपी नक्सल, जो ये इलाका है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो उनका कहना है कि एक किनारे की पुलिया टूट गई और लोग सुरक्षित थे कि कोई जनमाल का नुकसान नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित। ये पुलिया कितनी पुरानी थी शशांक? पुलिया लगभग 60 से 70 वर्ष पुरानी पुलिया थी। चकिया, आपको बता दें, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो इसी भभौरा के रहने वाले हैं, चकिया तहसील के, ये उसी इलाके में गांव पड़ता है जहां के रक्षा मंत्री देश के रहते हैं। जी शुक्रिया आपका शशांक। उसी इलाके में ये गांव जहां से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं मूल रूप से, वहीं पर यह हादसा हुआ। लेकिन चूंकि नहर में ज़्यादा पानी नहीं था, इसलिए कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जान माल का लोग बच गए। लगभग 1 दर्जन लोग इस पुलिया के टूटने से नहर में जरूर गिरे, लेकिन सभी बचे ईश्वर की कृपा से। अगली खबर आगरा से है। मेट्रो रेल का काम वहां पर बहुत तेजी से चल रहा है और आज मेट्रो लाइन निर्माण के दौरान हादसा हो गया। मेट्रो निर्माण करने वाला भारी भरकम लोहे का जैक अचानक नीचे गिर गया। अचानक हुए हादसे से अफरा तफरी फैल गई। हादसे में एक युवक के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। युवक के पैर में चोट आई है, साथ साथ पास में लगे एटीएम के शीशे भी टूट गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। फतेहाबाद रोड मुगल पुलिया के नजदीक का ये सारा मामला है। एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए आप। एक युवक घायल हुआ है इस हादसे में। मेट्रो के निर्माण के दौरान हादसा हुआ है। बहुत तेजी से काम वहां पर चल रहा है, लेकिन आप देखिए हादसा हुआ, जैक नीचे गिरा भारी भरकम। और ये शुक्र की बात कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, एक युवक घायल हुआ है। इधर आजमगढ़ के अतरौलिया में छठ पूजा के दौरान हादसा हो गया। छठ पूजा में गए 4 युवक सरयू नदी में डूबने लगे और उनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि 1 की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। 16 साल का सत्यम यादव अपनी भाभी के साथ सुबह के वक्त छठ घाट पर गया था। एक युवक की मौत, 16 वर्ष का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3 बचा लिए गए हैं वैसे इस हादसे में, लेकिन एक युवक की जान चली गई। अपनी भाभी के साथ छठ घाट पर गया था छठ पूजा में शामिल होने। मौत उसका वहां पर इंतजार कर रही थी। एक युवक की मौत, उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। अतरौलिया आजमगढ़ में हादसा हुआ। इधर रायबरेली में बंदर का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाई दिया। एक बंदर शराब की दुकान में शराब पीता दिखाई दिया। सेल्समैन के मुताबिक यह बंदर लोगों से भी शराब छीनकर पीने में माहिर है। मामला रायबरेली के गौरा विकासखंड के अचलगंज इलाके का है। यह बंदर आमतौर पर शराब की दुकान के बाहर ही किसी पेड़ पर बैठा रहता है और शिकार पर अचानक झपट्टा मार देता है। बंदर पहले लोगों से शराब की बोतल छीन लेता है, फिर उनको देखते ही देखते सील तोड़कर पूरी की पूरी बोतल गटक जाता है। इसके चलते एक तरफ लोगों ने इन दुकानों पर आना कम कर दिया है। शराब विक्रेताओं ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। तो इस बंदर को आप देखिए कैसे पूरी की पूरी बोतल ये गटक गया। शराब छीन कर ये काम करता है। पेड़ पर बैठा रहता है करीब में
और जैसे ही लोग शराब लेते हैं ये मौका पाता है, उनसे शराब की बोतल छीन लेता है और पूरी की पूरी बोतल गटक जाता है। रायबरेली की ये फुटेज, रायबरेली का वीडियो। खबर दोपहर देख रहे हैं आप। बिजनौर में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के बाद हेलीकॉप्टर की जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और यात्री शामिल थे। हेलीकॉप्टर नैनीताल से पिथौरागढ़ जा रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर 2 घंटे तक वहीं जंगल में खड़ा रहा। बिजनौर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग 2 घंटे तक वहीं जंगल में खड़ा रहा हेलीकॉप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिजनौर की तस्वीर। इधर प्रयागराज में ट्रांसफार्मर के गोदाम में लगी भीषण आग। प्रयागराज के नैनी इलाके में ये गोदाम है। भीषण आग लग गई, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अचानक लगी आग और शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, ऐसी आशंका है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। प्रयागराज में ट्रांसफार्मर के गोदाम में यह आग लगी। दूर करके इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जलते हुए ट्रांसफार्मर के गोदाम को। बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है प्राथमिक तौर पर। तीन तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे प्रयागराज की। पहली तस्वीर में गोदाम में आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। ये आग ट्रांसफार्मर के गोदाम में लगी। इसने धीरे धीरे पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी तस्वीर में आग लगने के बाद इलाके में धुआं छाया हुआ है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तीसरी तस्वीर दमकल विभाग के आग बुझाने की है। दमकल विभाग अब भी आग को बुझाने में जुटा हुआ है। 3 तस्वीरें इस अग्निकांड को बयान कर रही हैं। ये 3 तस्वीरें प्रयागराज की, नैनी इलाके की, उस ट्रांसफार्मर के गोदाम की जिसमें आग लगी। और हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हो गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि आजम खान ने हेट स्पीच दी थी? इसका खुलासा किया है तत्कालीन कलेक्टर IAS आंजनेय कुमार सिंह ने। ABP गंगा से सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम को सजा दिलाने वाले तत्कालीन कलेक्टर ने कहा कि इलेक्शन से पहले 3-4 एक्शन हुए थे। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन से एक्शन थे जिसकी वजह से आजम खान ने बौखलाहट में ये हेट स्पीच दी। 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उस दौरान ऐसी क्या घटना हुई थी जो वो बहुत तल्ख भाषण दे रहे थे और उन्होंने कलेक्टर रामपुर को निशाना बना दिया और बहुत अपमानित जनक शब्द किए और उस हेट स्पीच की वजह से उनको अदालत ने अब सज़ा भी सुना दी है। उनकी सदस्यता रद्द हो गई विधानसभा की। तो हुआ क्या था 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा? देखिए, एक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता कि किस बात से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने कहा शायद उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो, लेकिन इलेक्शन से पहले जो चीज़ें हुई थी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 3-4 एक्शंस हुए थे। ये 3-4 एक्शन क्या थे, इसको जानने के लिए आप पूरा इंटरव्यू देखिए दोपहर 2:57 पर सिर्फ और सिर्फ ABP गंगा पर। इस बुलेटिन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।